प्रोफेसर साहब एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो 50 साल से बड़ा है। और विदेशों में एक ही जाति है और उसमें 2 कैटेगरी है, नर और नारी, इसलिए वो आगे हो चुका और हम पीछे हो गए। क्यों? समान है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है। अरे भैया हम 2 ही हैं और उसमें हम एक ही हैं। तो जगत एक है, प्रकाश भी एक है, जल भी एक है, अग्नि भी एक है, मानव भी एक है। हम 2 तो कहीं नजरे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। जब हम एक होंगे तभी हम नेक होंगे। अभी देख रहे हैं भाषण पे भाषण दे रहे हैं, बटेंगे कटेंगे। अरे भाई एजुकेशन के बारे में बोलो ना। यूपी में इतना भाग दौड़ लाठी मारता है, वाह मुझे रोने पे मजबूर होते हैं जब हम समाचार सुनते हैं। तो हम थैली नहीं खाते हैं, पान नहीं खाते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, बियर नहीं पीते हैं, वाइन नहीं पीते हैं, मर छुपके से सब कुछ करते हैं। अरे भैया उजला की तरह हृदय भी उजला बनाओ, तभी तुम आगे बढ़ोगे, अन्यथा तुम जहां पर रहोगे वहीं पे दलदल की तरह धंस जाओगे। आप लोग भी आग्रह है कि एजुकेशन लेने के लिए आए हैं, डिग्री लेने के लिए आए हैं, तो आप ही परिवार वाले हैं, आप ही परिवार वाले हैं। ए भैया अपने फैमिली को सुधारो, तुम्हारा मोहल्ला सुधरेगा और मोहल्ला सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो राजनगर सुधरेगा और राजनगर सुधरेगा जिला अनुमंडल सुधरेगा, अनुमंडल कमिश्नरी सुधरेगा, बिहार सुधरेगा, हिंदुस्तान सुधरेगा। ऐसा नहीं होगा। पूरे दुनिया के गुरु हिंदुस्तान। अरे पग पग पे तुम कटे हो, बटे हो, तुम एक हो। सब मजहब के एक ही कहानी होता है, तुम सत्य को अपनाओ, सत्य तुझे ही आजाद करेगा। तुम सत्य को अपनाओ, सत्य किसी जगह नहीं है, आपके ही अंदर में छुपा हुआ है। जब 51% रहेगा तो सत्य रहेगा, भलाई बुराई नहीं होगा। सत्य का एक पहचान होता है, सहायता करना, उदारता, सहयोग, न रह के भी देना, खून देना, सहायता करना, भूखे को रोटी देना, ठंडे में बूढ़े को कंबल देना, ये सत्य का गुण होता है। और सत्य का गुण लीला किला एवं सब कुछ होता है, परंतु एजुकेशन एक ऐसा चीज होता है सभी को दर्शाता है तुम नेक बनो, तुम नेक बनो। इसके लिए गुलाम फाउंडेशन का मैं आभारी हूं। और यहाँ पे जितने भी 2-4 इनके दोस्त थे, भाई थे, पटना में थे, तो ये पहले मिथुन जी थे, अब डॉक्टर साहब बन गए। इनका जो स्टेटमेंट सुने और चाय के समय में चुस्की लेते हुए एक प्लान बनाया, आज इस प्लान का नतीजा है जो हम सबसे निवार के रूप में उभरा है। इन प्रोफेसरों साहब सबके लिए और मिथुन जी के लिए एक बार सभी आदमी मिलकर जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए नितेश कुमार झा जी मनोविज्ञान विभाग रहता कॉलेज आते हैं, इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपने मुखबंदी से हम सबों के बीच में। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गुड आफ्टरनून यहाँ पर उपस्थित, मंच पर उपस्थित असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड मुख्य अतिथि और उनके साथ साथ आशुतोष सर जो यहाँ पे मुख्य वक्ता हैं, और हमारे सर जो पटना से आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और साथ साथ तमाम अतिथि राजकिशोर सर जिनको मैं दिल से नमस्कार करता हूँ,
और साथ साथ मैं राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट कमेटी और इस सेमिनार के कन्वेनर और डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का सेमिनार आयोजन किया और हमें यहाँ पर इस सेमिनार में भागीदारी के लिए शुभ अवसर प्रदान किया। मैं डॉक्टर नितेश कुमार झा असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बीएम कॉलेज रहीका में, और इससे पहले मैं दिल्ली में था और वहाँ पे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में, एनसीआर में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया। उससे पहले मैं जुवेनाइल होम, बच्चों का जेल कहा जाता है इसे, उस जेल में आपराधिक मनोविज्ञान के तौर पे मैंने काम किया है। तो इस जर्नी में मैंने कुछ पेपर्स टीच किए स्टूडेंट्स को, ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स से रिलेटेड पेपर था। कई बार हमने विजिट किया स्टूडेंट्स को लेके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और उसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली में है, वहाँ पे मैंने विजिट किया था। ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स की जो क्लासेस मैंने बच्चों को पढ़ाया, इन सारी अनुभवों को मैं यहाँ पे आप लोगों से 2 मिनट में साझा करना चाहूँगा। और इससे मैं चाहूँगा कि ये आपके लिए किसी भी तरह स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये हेल्पफुल हो आपके अपने करियर डेवलपमेंट में और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में ये आपके लिए यूजफुल है। जब मैं ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का एक पेपर टीच कर रहा था स्टूडेंट्स को, तो उस टाइम ये पेपर मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, साइकोलॉजी से रिलेटेड ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का पेपर नहीं है, ये एक फिलोसफिकल पेपर है। पर फिर भी जब ये पेपर मुझे मिला तो मैंने सोचा कि नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और शायद इस पेपर को टीच करते हुए मैं अपना लाइफ सोसाइटी में जीना सीखूंगा। मतलब सोसाइटी में सही क्या है, गलत क्या है, एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है, मोरालिटी क्या है, ये सब चीजें मैं बच्चों को टीच करके मैं समझूंगा और इसे मैं जितना बेहतर तरीके से हो सकता है मैं अपने डेली लाइफ में यूज करूंगा। तो ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स को पढ़ाते हुए मुझे एक रेफरेंस मटेरियल मिला, वो है यूनेस्को का डिक्लेरेशन, यूनेस्कोस डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स। यूनेस्कोस डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स बात करता है ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स में आपका अधिकार क्या है, हमारा, हम मनुष्य का, हम जीव का और प्राणी का अधिकार क्या है। बायोएथिक्स की जब आप बात करते हैं तो बायोएथिक्स में एनिमल्स के राइट की बात होती है, ठीक है। तो इन जो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, इनकी राइट्स की बात होती है कि इनके अधिकार क्या है। और स्पेसिफिकली इनको टीच करते हुए मुझे बहुत कुछ समझ में आया और मैं अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज करता हूँ, उस अंडरस्टैंडिंग को। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेमिनार का जो थीम है वो है एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स मतलब शिक्षा आपका अधिकार है, शिक्षा इंसान का, ह्यूमन का अधिकार है, ठीक है। तो आपका अधिकार है, आप इस अधिकार को ग्रैब कीजिए, आप इस अधिकार को मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, आप इस अधिकार के हकदार हैं, ठीक है। आपको कोई भी इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। इसलिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, हमारी सरकार, हमारा गवर्नमेंट फुली फ्री रखा हुआ है। आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ फी नहीं होता है, एडमिशन फी, एग्जामिनेशन फीस वगैरह नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई जाती है। इस अधिकार को आप समझिए और इस अधिकार से अगर आप वंचित हैं या इस अधिकार से अगर आपको कोई वंचित करता है
तो इसका मतलब है कि आपको लोग अब्यूज कर रहे हैं। अब्यूज मतलब आपके हक को आपको नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मैं एक उदाहरण दूंगा। अगर आप घर में हैं, परिवार में हैं और आपको खाना ना मिले, ठीक, आपके मम्मी पापा आपको प्यार ना दें, आपके माता पिता आपको कपड़े ना दें, आपके माता पिता बरसात में आपको घर में एंटर ना करने दें, तो क्या होगा? आप सफर करोगे, आपको दर्द होगा, आपको परेशानियां होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जिस तरह से फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से शिक्षा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप लोग नोट कर लें। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप समझदार होंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो समझदार नहीं है। वो भी समझदार हैं, समय समय की बात है, समय के हिसाब से चीजें बदलती है। तो आज के डेट में सब कुछ है आपके लिए, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आपके राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब एक गांव में हायर एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? रेयर मिलेगा। मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि किसी देहात एरिया में, गांव में इस तरह का इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की सारी फैसिलिटीज ग्रैब करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इस इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट डायरेक्टर और सेक्रेटरी वगैरह जो भी हैं, तो इसका बेनिफिट लीजिए। तो आज के डेट में अगर हम शिक्षा से वंचित रह जाएंगे तो क्या होगा? हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत है, तो हमारे लिए सरवाइव करना चैलेंजिंग होगा। तो आप लोग समझिए, आप अपने बच्चे को, आप अपने भाई के बच्चे को, भाभी के बच्चे को, आप अपने चाचा चाची, मामा मामी, जहां भी आप जाइए, देखिए घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आप मोटिवेट कीजिए, उनको आप गाइड कीजिए कि वो स्कूल तक जाएं, स्कूल में सीखें, घर पे आए तो उसको आप एजुकेट कीजिए। तो एजुकेशन का ये महत्व है। अभी मैं हायर एजुकेशन और रिसर्च में एथिक्स की और ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं, 2 लाइन में। हायर एजुकेशन मतलब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और उससे ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में भी एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके तब जब हम रिसर्च की बात करते हैं। आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, पैरामेडिकल और सोशल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज के आप स्टूडेंट्स हैं, वहां पे एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडिकल साइंसेज में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में वैक्सीन कैसे डेवलप हुई? आपको पता है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट की गई, वैक्सीन बनाया गया और उस वैक्सीन को लोगों पे दिया गया। लोगों को देने से पहले उसको एनिमल्स पे ट्रायल किए गए और फिर एनिमल्स पे ट्रायल करने के बाद जब रिसर्चर्स ने, सीनियर डॉक्टर्स ने ये फाइंड किया कि नहीं, ये मेडिसिन जो रेमडेसिविर थे और कोविशील्ड था, इसका इल इफेक्ट नहीं है, ये नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहा, ये इंडिविजुअल के इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। तो फिर क्या हुआ? वो मेडिसिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया, इंटरनेशनल बॉडीज ने अप्रूव किया और फिर जाके वो पूरे कम्युनिटी के लोगों को हर एक स्टेट में, हर एक कॉर्नर में ये एंटी कोविड वैक्सीन दिया जाने लगा, है ना। तो ये ट्रायल पे ट्रायल। तो यहाँ पे रिसर्च में एथिक्स
कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आप एनिमल पे रिसर्च करते हैं या जब आप ह्यूमन पे रिसर्च करते हैं तो कुछ चीजों का आप बहुत केयरफुली ध्यान रखते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर आप इंसान पे रिसर्च कर रहे हैं तो कंसेंट का आते हैं, कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। फिर मालाफिडेंस है और नॉन मालाफिडेंस है, जिसका मतलब होता है कि आप जिस पे ट्रायल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन पे आपके रिसर्च का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, कि आप एनिमल को वैक्सीन दे रहे हैं तो आपको इतना एश्योर करना पड़ेगा कि वैक्सीन देने से पहले आपको एश्योर हो जाना पड़ेगा कि कहीं ये मेडिसिन उसके लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना कर दे, वो एनिमल का डेथ ना हो जाए, वो या उसको किसी तरह से हैंडीकैप ना कर दे, है ना। तो ऐसी चीजों को एश्योर करने के बाद कि मेडिसिन का नकारात्मक प्रभाव ना हो, इसको हम ध्यान में रखें और फिर वो मेडिसिन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, और फिर इसके साथ साथ इसका हम लार्जर कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि अगर हम 1, 2, 4 एनिमल पे रिसर्च करके या कुछ 30